कि अगर कोई खतियानी है और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से टिकट लेकर के आ भी गया है और ये लोग स्वतंत्र नेतृत्व करता नहीं होते हैं, इन लोगों का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है, ये अपने इशारे पे काम नहीं करते। पूरे झारखंड के इलाके में कहीं भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, सब जगह सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और अपनी ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए लोगों को उपायुक्त के कार्यालय में, भूअर्जन के कार्यालय में रिश्वत देना पड़ा है। हम लोग जा रहे जनता के पास तो वो कह रही है कि देखिए हमारा घर नहीं बना है, हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। छोटी छोटी समस्या है, क्योंकि ये सारे लोग अभी चुनाव लड़ने आ रहे हैं 10-15 दिन पहले से। हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं उन सभी लोगों को ये लोग जेल में डालना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे लोग दूध के धुले हैं। हम इस बात की वकालत करते हैं कि जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके घर में भी जो चोर बैठा है उसको भी आप जेल में डालिए। कि अडानी को लेकर कोई सवाल मत उठाना संसद भवन में, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिन जिन इलाकों में मैं गया हूँ तो उन इलाकों में एक बहुत बड़ी नाराज़गी है, जहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँचा है, जहाँ पर कोई अफसर नहीं पहुँचा है। एकदम पिछड़े इलाके में मैं जा रहा हूँ। उस सफ़र में हजारीबाग कहाँ खड़ा है? इन 20-30 सालों में हजारीबाग कहाँ है? आपने कहा एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट यहाँ पर कहाँ है? और मैं ये बात आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि ये मैच बिल्कुल एक तरफा है और भी जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो सिर्फ अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। हजारीबाग हो या फिर गिरिडीह, सभी जगहों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हैं। और अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग से यहाँ पर संजय मेहता को प्रत्याशी बनाया गया है और इन्होंने पहले भी चुनाव यहाँ से लड़ा है, लेकिन पार्टी भले ही अलग थी लेकिन अंदाज वही है। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और हजारीबाग को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार हजारीबाग में क्या कुछ मुद्दा होने वाला है, क्योंकि सामने जो है वो बीजेपी से मनीष जायसवाल और कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल मौजूद है। तो हम लोग इनसे सीधे बातचीत करते हैं। इस बार की पूरी टक्कर को आप कैसे देखते हैं? हम सीधे बात करेंगे कि आखिर, क्योंकि हजारीबाग में समीकरण काफ़ी मायने रखता है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हजारीबाग में खासकर होने जा रहा है, ये बिल्कुल एक तरफा मैच है। क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में थे और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में यहाँ के सदर के एमएलए हैं। और आप जब देखेंगे इस पूरे इलाके में, लोकसभा क्षेत्र में जब आप जाएंगे, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पूरे इलाके में जब आप जाएंगे तो परिवर्तन की एक बयार बह रही है। लोग बदलाव चाह रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि वास्तव में पिछले 10 सालों में जिन दलों को हम लोगों ने मौका दिया और उससे पहले जिन लोगों को मौका दिया, लेकिन पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से हजारीबाग के क्षेत्र में विस्थापन, ज़मीन अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास, ये सारे मसले रहे हैं, इसको लेकर पिछले 10 सालों में देश के संसद भवन में एक भी सवाल नहीं रखा गया। इसको लेकर विस्थापित क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी नाराज़गी है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। और ये पूरा मैच एक तरफा हमारे JLKM की तरफ है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ है। एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, बिल्कुल आत्ममुग्धता में नहीं, ये एक फैक्ट बात कह रहा हूँ। आप तमाम इलाकों में जाकर के पता करिए, लोग एक ही बात कहेंगे। सोशल मीडिया के तमाम सर्वेज को देखिए, तमाम कमेंट्स बॉक्स को देखिए, 99% 100% जो है सब हम लोगों को वोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है वो फील्ड में नहीं है। फील्ड में भी जाएंगे तो यही सैंपल मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, अप्रत्याशित परिणाम होगा। देखिए, एक सवाल है यहाँ पर, सभी लोगों का एक ही मुद्दा है हजारीबाग को लेकर के, वो है विस्थापन, और आपने भी विस्थापन का ही जिक्र किया है। तो विस्थापन को लेकर के आखिर किस तरीके से चीज़ों को रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि JBKSS पहले इस पार्टी का नाम रखा था और यहाँ पर आप लोगों की शुरुआत जो है वो यहाँ पर खतियान को लेकर के हुई थी और अब जो है आप लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर के बढ़ रहे। तो हजारीबाग में आखिर उन सारी चीज़ों का प्रभाव किस तरीके का रहा है, क्योंकि जब JBKSS था तो एक प्रमुख मुद्दा था कि खतियान चाहिए, स्थानीय नीति चाहिए और कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, जब झारखंड के तमाम आप मुद्दों को देखेंगे, इन मुद्दों के सबसे केंद्र बिंदु में जब आप जाएंगे तो झारखंड के राइट्स हैं,
झारखंड का डोमिसाइल था, झारखंड की नियोजन नीति थी, और इन तमाम मसलों के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि जो लीडरशिप का स्किल है वो झारखंड की माटी में उसका दफन किया जा रहा है। झारखंड की माटी से लीडर्स नहीं निकल रहे, और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो स्थानीय लोगों को टिकट दे ही नहीं रही है। हम लोगों के आंदोलन का एक बड़ा परिणाम रहा कि आज देखिए तमाम क्षेत्रों में, चतरा में आज़ादी के बाद से वहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया गया था, इस बार दिया गया। तो हम लोगों की पहली जीत यहाँ पर हो गई कि कम से कम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर ये दबाव बना। दूसरी जीत हमारी 4 जून को होगी। आपका एक सवाल है कि विस्थापन के आप सवाल को, पुनर्वास के सवाल को आप कैसे रखेंगे। जब भी कहीं ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है तो वहाँ पे R&R पॉलिसी की बात की जाती है, जिसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। हिंदी में कहते हैं पुनर्वास और पुनर्स्थापना। पुनर्वास की जो नीति है, रिहेबिलिटेशन की जो नीति है, वो पूरे हजारीबाग के इलाके में, इवन कि पूरे झारखंड के इलाके में कहीं भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। सब जगह सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, और अपनी ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए लोगों को उपायुक्त के कार्यालय में, भूअर्जन के कार्यालय में रिश्वत देना पड़ा है। और जब लोग अपने ज़मीन के मुआवजा के लिए, अपने ज़मीन को नहीं देने के लिए जब धरना प्रदर्शन किए हैं, तो कम से कम हज़ारों से ज़्यादा FIR, फर्जी FIR इस इलाके में लोगों पर दर्ज हुए हैं। गोंदलपुरा जो बड़का गांव में है, वो एक स्पष्ट इसका उदाहरण है कि लोग अडानी को कोयला निकालने के लिए ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। 1 साल से धरना पर बैठे हैं, उस पर एक भी सवाल दिल्ली के संसद भवन में नहीं रखा गया है। हम लोग यही करने वाले हैं कि जब भी हम लोगों के पास अपनी सत्ता आएगी या फिर हम लोगों को अवसर मिलता है नेतृत्व करने का, तो सबसे पहला यही सवाल रखेंगे कि आप पहले इस पहलू का असेसमेंट करिए कि जिन लोगों को आपने विस्थापित किया वो इस वक्त कहाँ है, उनके जीवन का हाल कहाँ है, उनका मुआवजा कहाँ गया, उनका पुनर्वास कैसे होगा। इस बिंदु पर पहले चिंतन किया जाए, ये हमारा पहला सवाल होगा। देखिए, सिर्फ एक विस्थापन ही नहीं, लोग यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और उन्होंने कई अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। तो आप लगातार हजारीबाग में अपनी चीज़ें जो है वो करते आ रहे हैं, कैंपेन्स लगातार आपकी चल रही है, तो जनता के पास जब इसको लेकर के आप बात करते हैं तो आखिर उन योजनाओं का हाल आप किस तरीके से देखते हैं? जनता में एक ही बात अब समाहित हो गई है, क्योंकि ये सारे लोग अभी चुनाव लड़ने आ रहे हैं 10-15 दिन पहले से। हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, गांव-गांव में सभा कर रहे हैं, एकदम गली-गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, जिस गली में जा रहे हैं हमारे लोग हैं। तो हमने जिस आइडियोलॉजी को 3 सालों में जनता के बीच पहुंचाया है, और ये अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बट जनता आकलन तो करती है कि इन तमाम दावों के बाद, तमाम वादों के बाद, इन तमाम योजनाओं के बाद जनता किस मुहाने पर खड़ी है। हम लोग जा रहे हैं जनता के पास, तो वो कह रही है कि देखिए हमारा घर नहीं बना है, हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, छोटी छोटी समस्याएं। तो जनता जब वोट करती है तो वो ये काउंट तो करेगी ना कि हमारी उन्नति कहाँ हुई। आप तमाम योजनाओं को, तमाम दावों को अपने अखबारों में, अपने TV में, अपने सोशल मीडिया में, एडवर्टीजमेंट्स में दिखा रहे हैं। आम आदमी की जब उन्नति हुई ही नहीं तो वो तो सवाल करेगा, और जो निराशा है, जो इससे एंटी इनकम्बेंसी रेडी होगी, वो हम लोगों की तरफ आ रही है। और झारखंडी माटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों को सच में लग रहा है कि ये नौजवान झारखंडी माटी को लेकर लगातार संघर्षरत है, तो इनको साथ दिया जाना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर आपका कहना है लोकल फॉर वोकल को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश है यहाँ पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से? जी 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 जी, पूरे तरीके से इस इलाके में, गिरिडीह के इलाके में, और इवन कि पूरे झारखंड में स्थानीय लोगों को कैसे नेतृत्व का अवसर दिया जाए, कैसे उन्हें जिताया जाए, इस बात पर सहमति बनी है। और इस बात पर भी सहमति बनी है कि अगर कोई खतियानी है और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से टिकट लेकर के आ भी गया है, तो उसको इसलिए नहीं जिताना है कि वैसे लोगों के राजनीतिक दलों से हम लोगों ने प्रतिनिधि चुना, और ये लोग स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता नहीं होते हैं। इन लोगों का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है, ये अपने इशारे पे काम नहीं करते हैं। अगर रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं होता तो जयंत सिन्हा जी जरूर अडानी को लेकर सवाल तो करते सदन में, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से उनको सिग्नल था कि अडानी को लेकर कोई सवाल मत उठाना संसद भवन में, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो 10 सालों में कोई सवाल नहीं उठा, यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। यानी जहाँ हजारीबाग का पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है? बेजोड़ अप्रत्याशित परिणाम रहेगा, लोग सोच भी नहीं पाएंगे वैसा परिणाम रहेगा। मुझे भी शुरुआती चरण में ऐसा लगा था
कि लोग ऐसा ना समझे कि ये नौजवान बस यूं ही राजनीति में आ गए हैं। और जब हम लोगों ने कदम रखा तो कई लोगों ने माखौल भी उड़ाया, लेकिन जब आज की तारीख में रिस्पांस है, 1 बजे रात तक 1-1 हज़ार महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, महिलाएं दान दक्षिणा दे रही हैं, अक्षत दे रही हैं, फूल दे रही हैं, पूरे फूल से मेरे गाड़ियों को भर दिया जा रहा है, तब ऐसा लग रहा है कि नहीं, परिवर्तन होने वाला है। अगर हम बात करेंगे हज़ारीबाग की, तो हज़ारीबाग में एक और प्रमुख मुद्दा है संजय जी कि यहाँ पर कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो विस्थापन के एक प्रमुख रीजंस बने हैं, और कहा भी जाता है कि वो केंद्र की कंपनियाँ हैं और उनके द्वारा ही काम चल रहा है। इसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया है विस्थापन का। देखिए, पूरे आप बड़कागांव के इलाके में पहले जाएंगे, वहाँ एनटीपीसी है, वहाँ पर आप देखेंगे कि चट्टी बरियातू की कोल परियोजना है, पकरी बरवाडी की कोल परियोजना है, बीजीआर कंपनी है, वहाँ पे ऋत्विक है, त्रिवेणी माइनिंग है। इन तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और बीजेपी को चंदा दिया था। ये इस बार जब चिट्ठा खुला तो इनका नाम भी सामने आया। अब सवाल ये है कि पूरे चट्टी बरियातू, पकरी बरवाडी, बड़कागांव, उन तमाम इलाकों में जो विस्थापित हैं वो अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों का मुआवजा राशि कम है, हम लोगों को नियोजन नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों को किस तरीके से फर्जी केस मुकदमे में दर्ज करा करके फंसाया जा रहा है और विस्थापित लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब आप एक बात बताइए कि इस इलाके के जो प्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि चूँकि ये केंद्र की परियोजना है, कोयला खनन, माइनिंग जो है सब खनन मंत्रालय भारत सरकार से संचालित होता है, राज्य सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में ये सारे सवाल क्यों कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे झारखंड का जो विषय है विस्थापन का, ये एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय है। पूरा टाटा, बीसीसीएल, सीसीएल, एनटीपीसी, बड़कागांव, उसके बाद फिर टंडवा में आम्रपाली, इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो विस्थापन हुआ है, आप गौर करिए कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कभी किसी से आपने सुना है कि इन सारे मुद्दों को लेकर कोई सवाल वहाँ रख रहे हो? जबकि उन इलाकों में सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। पूरे किचन में धूल जा रहा है, पूरा घर प्रदूषण से भर रहा है, लोग स्वच्छ सांस भी नहीं ले पा रहे, रोज़गार भी नहीं मिला, पुनर्वास भी नहीं मिला। सवाल उठना चाहिए कि नहीं? ज़रूर यहाँ पर सवाल उठने चाहिए। एक यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि आखिर जब इतनी सारी परेशानियाँ हज़ारीबाग में हैं, और खुद अगर हम मनीष जायसवाल की बात करेंगे संजय जी, तो उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाले हैं केंद्र में, और हज़ारीबाग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो विधानसभा में भी इसको लेकर के आवाज़ उठाते हैं, तो वो संसद में भी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ पर मनीष जायसवाल जी का घर है वो गांव है जुगरा, बड़कागांव में। वो जुगरा खुद विस्थापित हो रहा है और वहाँ के लोग परेशान हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप मनीष जायसवाल सर से जुगरा के बारे में भी पूछिएगा कि इसको लेकर के आपकी क्या मतलब राय है और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। देखिए, मैं किसी एक पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी आपको कि ये कितना बड़ा विषय है कि आप किसी का ज़मीन लेते हैं, उसके जीवन का आधार जो खेती बाड़ी है उसको आप नष्ट कर देते हैं, आप उसको सही मुआवजा भी नहीं देते हैं। फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, उसके रोज़गार का साधन कहाँ होगा, वो कैसे खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे, उसके बच्चे कहाँ शिक्षा हासिल करेंगे, आप कोई ख्याल नहीं करते हैं। आप सीधे तौर पर सिर्फ कोयला निकालते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है कि नहीं? एक इलाके में नहीं, तमाम इलाकों में ये हाल है। पूरे झारखंड में जादूगोड़ा से यूरेनियम निकलता है, वहाँ पे बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ये सब सारे विषय माइनिंग एरियाज में झारखंड के अंदर जो भी विषय हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय है और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट होनी चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों की स्थिति क्या है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर ये बहस का मुद्दा बनेगा ही नहीं, तो उस पर कोई जो पॉलिसी बननी होगी या फिर कोई नीतिगत उस पर समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस पर कैसे बातचीत होगी? देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को ये कैसे पता चलेगा कि किस इलाके में क्या समस्या है? 14 सांसदों की जिम्मेवारी है ना कि अपने अपने इलाके की समस्या को रखें। ये लोग नहीं रखते हैं और ये लोग सिर्फ कंपनियों से चंदा लेते हैं। तो चंदा लेकर के आपका नैतिक बल वहीं पर मार दिया गया, तो आप सवाल नहीं पूछते। यही तो पूरा हाल है। देखिए, आप चंदे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लेकर के आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी ने सीधे तौर पर मनीष जायसवाल जी के बेटे पर सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है।
वो तो फैक्ट है, एक तथ्य है, तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। अब उन्होंने क्यों खरीदा, किस लिए दिया, क्या इंटरेस्ट था, ये उनका विषय है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि खरीदा है और ये डेटा तो सबके सामने वेबसाइट पर भी अपलोड है। तो ऐसे में आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जब आप कहीं पर चंदा दे रहे हैं, आपको टिकट मिल रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप वैसे लोगों के अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते हैं जिन लोगों को आपने चंदा दिया या फिर चंदा आपने जिसको दिया वो उसके दोस्त यार हैं। बीजेपी के गोदी में अडानी खेलता है और दोनों में दोस्ती यारी है। तो जब कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों का आपसी इतना बड़ा गठजोड़ है और आप उस राजनीतिक दल से प्रत्याशी हैं, तो जीत करके आपके पास इतना नैतिक बल नहीं बचेगा कि आप उसका सवाल कर सकें। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास जनता चंदा देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से जनता 100 रुपया 50 रुपया इस तरह देते रहती है हम लोग, और हम लोग सबको यही कह रहे हैं कि कोई 100 करोड़ लेकर के आएगा और हम लोग गांव घर वालों का 100 रुपया लेकर के आएंगे और इन लोगों को परास्त कर देंगे। यही हम लोगों की ताकत है। आज तमाम गाँव में हम लोग जा रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर लोग सहयोग कर रहे हैं और जिससे जो बन पड़ रहा है, कोई माँ 11 रुपया दे रही है, कोई 21 रुपया दे रही है। मैं तो कल परसों ताज्जुब हो गया कि एक हमारी आंटी थी, जिस तरह से महिलाओं को नाक से यहाँ से वहाँ तक सिंदूर लगाते हैं, उन्होंने मुझे लगा दिया, पूरा एकदम चूमने हमने लगी मुझे। तो इस तरह का जब प्यार मिलता है तो मुझे लगता है कि जनता कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन के मूड में है। देखिए, जनता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं। तो हजारीबाग में आप विकास के स्तर को कैसे देखते हैं? अरे भैया, आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहाँ हुआ? पूरे हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में आप भारतमाला की परियोजना लाते हैं, आप जितने भी एनएच का एक्सटेंशन हुआ उसमें लोगों को आप विस्थापित किए तो उसमें ढंग से मुआवजा नहीं मिला, कोयला निकाले उसमें मुआवजा नहीं दिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप पूरे इस इलाके में देखिए कि बड़े स्तर पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी उन सारे विषयों पर काम नहीं हो पाया। एयरपोर्ट का सपना आज से दिखाया जा रहा है हजारीबाग में। जब भी चुनाव होता था तो 5-10 ईंट जुगाड़ करके, इन सातीर लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि 5-10 ईंट जुगाड़ करते थे और वहाँ पर कुछ नारियल वारियल जमा करके पूजा पाठ करके फोड़ते थे कि इस बार हवाई अड्डा बन जाएगा, और ये आज़ादी के बाद से अब तक चल रहा है। अब आप सोचिए कि गोड्डा में तो हवाई अड्डा बना, लेकिन यहाँ देवघर में, लेकिन आप देखिए हजारीबाग का हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया। तो ये कितने सातीर लोग हैं, ये लोग करेंगे कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड के में जितने भी अगर हम बात करेंगे तो 12 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, तो आपको क्या लगता है कि 12 के 12 सांसदों ने कुछ नहीं किया झारखंड के लिए? सिर्फ एक आप देवघर के एयरपोर्ट की जिक्र कर रहे हो तो नहीं, देखिए विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें क्रेडिट लेना नहीं लेना वो अलग बात है। जब पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा डेमोक्रेसी, पूरा लोकतंत्र, सारे हमारे पॉलिटिशियन बेहतर काम करेंगे तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है तो उस सफ़र में हजारीबाग कहाँ खड़ा है? इन 20-30 सालों में हजारीबाग कहाँ है? आपने कहा एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट यहाँ पर कहाँ है? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है, और देश में एक बहुत बड़ा ऐसा वातावरण बनाया गया कि जो भी जिनके विपक्ष में है उस पर हमला करो। आप देखिए केजरीवाल का प्रकरण, आप देखिए ऐसे तमाम नेताओं का प्रकरण जिन लोगों को जेल भेजा गया। अच्छा, इस प्रकरण से एक चीज़ ज़रूर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगी। आप झारखंड के लिए बात कर रहे हैं, झारखंड का यहाँ के धरती पुत्र की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल है, हेमंत सोरेन को भी इस कुछ ऐसे ही प्रकरण में, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ज़मीन घोटाले मामले में, उन्हें भी अभी फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है। तो क्या उसका भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या उस तरीके का आप लोगों को भी समर्थन मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस तो इस चीज़ को पूरी तरीके से जनता के बीच लेकर जा रही है, चाहे जेएमएम हो। पिछले 10 सालों में जो 2 लोगों की सरकार देश में चल रही है, ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। जितने भी ऑटोनमस बॉडीज हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इन तमाम संस्थाओं का पतन हो गया, और जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं उन सभी लोगों को ये लोग जेल में डालना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे लोग दूध के धुले हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि आपको सिर्फ दूसरे की गलती दिखाई पड़ रही है और आप चूँकि अभी सत्ता में हैं तो अपनी मनमानी चला रहे हैं।
तो ऐसा कोई एक वातावरण मत बनाइए कि जिससे एक ऐसा माहौल बन जाए जिससे लगे कि आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इस बात की वकालत करते हैं कि जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस बात की भी वकालत करते हैं कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जब कानून सबके लिए बराबर है तो आपके घर में भी जो चोर बैठा है उसको भी आप जेल में डालिए, सिर्फ अपने विपक्ष वालों को क्यों भेजते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में गया है कि बीजेपी इस देश में कहीं ना कहीं पिछले रास्ते से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। आपके और किसके बीच में आप ज़्यादा कंपटीशन देखते हैं? मनीष जायसवाल, जेपी भाई पटेल, दोनों में से किसके साथ अपना आमना सामना ज़्यादा देख रहे हैं? मेरी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, मेरी प्रतिस्पर्धा खुद से है कि मैं अपना परफॉर्मेंस कितना दे पाता हूँ। और मैं ये बात आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि ये मैच बिल्कुल एक तरफा है और भी जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो सिर्फ अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग लोकसभा पूरा परिवर्तन के मूड में है। मैं बिल्कुल ये आत्ममुग्धता में नहीं कह रहा हूँ, ना ही अति आत्मविश्वास में कह रहा हूँ। ये बात मैं बिल्कुल फैक्ट के आधार पर कह रहा हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं ये नहीं कहता था, मैं कहता था ठीक है एक मजबूत चुनौती पेश करेंगे हम। आज की तारीख में ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से रात के 1 बजे तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिन जिन इलाकों में मैं गया हूँ, जैसे जैसे पहाड़ वाले इलाकों में गया हूँ, मैं गांव गया था, वहाँ पर एकदम पहाड़ पे सारे लोग हैं, चरही के इलाके में थे। तो उन इलाकों में एक बहुत बड़ी नाराज़गी है जहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँचा है, जहाँ पर कोई अफसर नहीं पहुँचा है, एकदम पिछड़े इलाके में मैं जा रहा हूँ। हाँ, शहर में अभी हमारा कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग शहर में भी जाएंगे, लेकिन चूँकि हमारी प्राथमिकता गांव को लेकर, गांव के विकास को लेकर के है, तो हम लोग गांव वालों तक जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन तक अपनी बात हम लोग पहुंचा पाए। एक बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है कि चुनाव चिन्ह को 17 लाख वोटरों तक 15 दिनों के अंदर कैसे पहुंचा पाएंगे। इसको लेकर हम लोग एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। यही एक बड़ी चुनौती है, बाकी और कोई चुनौती नहीं है। मैच एक तरफा है। ठीक है, तो मैच एक तरफा है, इनका साफ तौर पर कहना है। और इनका ये भी कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक चुनाव चिन्ह जो है उसे यहाँ पर पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के तक पहुँचाना सबसे ज़रूरी है, और इसके अलावा कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन हज़ारीबाग में विकास और साथ ही साथ स्थानीयता और अगर हम बात करें यहाँ पर विस्थापन, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो मैदान में उतरा है। फिलहाल इस खबर में मसत तई सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, हज़ारीबाग।